अब अभी हमने बात करी थी माइनर कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम। किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल दोनों जगह पे सेम आएगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास वैल्यू कैसे सेम आएगी। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 - 4 3 3 1 2 7 6 1। Let us consider that this is A matrix, मैट्रिक्स A। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा 2 - 4 3 3 1 2 7 6 1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे जैसा कि शॉर्टकट तरीका बताया था। इसके लिए मेरे पास +2 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, आएगा 1 - 12। नेक्स्ट इसके लिए आएगा मेरे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो आएगा 3 - 14। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो आएगा 18 - 7। तो यहाँ पे ये वाले आ जाएगा -22 प्लस -44 एंड +33। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा -33। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे पास 2 - 4 3 3 1 2 7 6 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। 2 3 7 -4 1 6 3 2 1। वही सेम एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मर्जी आप लोगों की है, कहीं से भी आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहला मैंने R1 से करा तो इसको भी R1 से करना, ऐसा नहीं है। आप लोग इसको कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जो एलिमेंट है वो है R1 के ये वाले, इसके साथ प्लस का साइन लगता है, इसके साथ माइनस का लगता है, इसके साथ प्लस का साइन लगता है, तो +2 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट। ये लास्ट वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी। तो 2 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट +7 देन ब्रैकेट। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मैंने एलिमिनेट किया तो मेरे पास आएगा 1 - 12। नेक्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो मेरे पास आएगा -4 -18। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो ये आएगा -8 -3 -8 -3। तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास -22, ये हो जाएगा +66 और ये हो जाएगा मेरे पास 77। Result is again -33. So first property is that the value of determinant of a matrix and its transpose, the value of a determinant of a matrix and the value of determinant of a transpose of a matrix both are same. तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है। दूसरी प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी, if any two rows or two columns are identical then the value of determinant will be 0। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, जैसे ये एग्जांपल के लिए मेरे पास ये 2 रो 2 कॉलम C1 और C2 आइडेंटिकल हैं, उसके बाद C3 कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट 0 आ जाएगी। यही डेफिनेशन कहती है कि इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल वैनिश, 0 हो जाएगा रिजल्ट, इसका वैल्यू जो होगी 0 आएगी। चेक कर लेते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं तो जैसा बताया था
पहले एलिमेंट्स लगा लेंगे विद साइन, फिर हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो आएगा c माइनस बी। फिर इसके लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो आएगा c माइनस बी। इसके लिए मेरे पास ये आएगा 1 माइनस 1 0। तो ये हो जाएगा c माइनस बी माइनस सी प्लस बी प्लस a इंटू 0 0, c विल कैंसिल आउट, b विल कैंसिल आउट 0। सो दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाती हैं तो हमको वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम रिजल्ट 0 लिख देंगे। इसमें एक और बात याद रख लेना नोट में, अगर कोई एक कंप्लीट कॉलम या एक कंप्लीट रो 0 0 0 है, उसके बाद बाकी एलिमेंट कुछ भी हो, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अगर आप लोग एक्सपेंड करके कोशिश करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बता रहा हूं मैं आप लोगों को। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये कहते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय एनी स्केलर, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट भी हमारा उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, 2 - 4 3 3 1 2 7 6 1। अभी निकाला था इसका रिजल्ट मेरे पास आता -33, अभी निकाला था। अभी मैंने क्या किया, मैंने करा R1 इज इक्वल टू 2R1 कर दिया, R1 को सारे R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मेरे पास नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बनेगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये जो है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिर्फ R1 को मल्टीप्लाई किया है और किसी को कुछ नहीं किया, बाकी सारे एज इट इज़ है, बाकी सारे एज इट इज़ है। अब इसको दोबारा एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर हम इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे तो साइन लगा लेंगे, इसके लिए आएगा +4 ब्रैकेट -8 ब्रैकेट +6 ब्रैकेट। वही रो और कॉलम हम इसमें एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो आएगा 1 - 12। इसके लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो आएगा 3 - 14। नेक्स्ट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट कर देंगे, तो इसके लिए आएगा 18 - 7। तो ये मेरे पास यहाँ पे -44 आ गया है, -11 × 4। ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -11 है, -11 को +8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -88 हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, और ये मेरे पास +66 हो जाएगा। तो अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से मेरे पास ये इसमें हम देखते हैं तो 22 बचता है मेरे पास माइनस का। 22 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ माइनस का, तो ये मेरे पास आ जाएगा 66। तो वो पहले आंसर -33 आ रहा था, अब आंसर मेरे पास -66 आ गया। क्या कारण हुआ है? क्योंकि मैंने रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 1 को। ठीक है, तो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय एनी स्केलर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद दैट स्केलर। तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो भी उसी स्केलर से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा दी, R1 इज इक्वल टू R1 + R2, इसी के ऊपर यही था मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल, इसी को ले लिया। 2 - 4 3 3 1 2 7 6 1। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी हमारी लगती है। तो यहाँ पे अब मैंने R1 पे चेंज कर दिया, R1 को R1 + R2 किया, सिर्फ R1 को रिप्लेस किए। R1 की जगह पे क्या किया है, R1 + R2। तो अब मेरे पास यहाँ पे R2 एज इट इज़ है,
R3 एज इट इज़ है, लेकिन जो R1 है वो R1 प्लस R2 हो गया है, तो उनको ऐड करके लिखना है। 2 + 3 5, -4 + 1 -3, 3 + 2 5, अगेन एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि R1 से ही करना है, कहीं से भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो R1 से अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो पहले ये एलिमेंट आ गया मेरे पास, +5 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट +5 ब्रैकेट। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो ये आएगा मेरे पास 1 - 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो आएगा 3 - 14, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो आएगा 18 - 7। तो ये मेरे पास आएगा -11 × 5 -55, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे है मेरे पास -11 × 3 -33 प्लस ये आ जाएगा 55, तो वो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया -33। तो अगर ये ऑपरेशन में ऐसे R1 = R1 + R2 लगा देता हूँ तो रिजल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें अब नोट में बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है कि ये जो R1 यहाँ पे है ये आगे भी R1 ही रहेगा, इसके साथ आप माइनस नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ये माइनस लगाना अलाउड नहीं है, ठीक है। आप इसमें ये यहीं पे रहेगा, इसके साथ प्लस कर सकते हैं 2R1 अलाउड है। R1 = R1 -3 R3 कर सकते हैं, अलाउड है। प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 = R1 + R2 + R3 कर सकते हैं, एक आधा माइनस में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अलाउड है। R1 = R1 स्क्वायर, ये नहीं अलाउड है, ये नहीं कर सकते। R1 = R1 × R2, ये नहीं अलाउड है, नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रख के चलनी है कि कुछ ऐसे ही आप लोग कॉलम्स में भी कर सकते हैं, कॉलम में लगाना चाहिए आप लोग, कॉलम में भी लगा सकते हैं। C1 = C1 - 3 C2, ये अलाउड है, ठीक है। C2 = C1 - C3, ये अलाउड नहीं है। जो यहाँ है जैसे C2 लिखा हुआ है तो C2 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हैं, 1 यूज़ करो, 2 यूज़ करो, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि आप लोग एक साथ 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। जैसे इसका ऑर्डर 3/3 का है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि हम रो और कॉलम के ऑपरेशन मिक्स नहीं करेंगे, भी एक रो का लगा दिया और एक कॉलम का लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रख के चलनी है। और जैसे मैं रो पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मेरे पास 3 रो हैं, एक कम ऑपरेशन आप एट ए टाइम लगा सकते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास 4/4 का अगर डिटर्मिनेंट है और मैं वहाँ पे रो के ऑपरेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो 4 रो मेरे पास हैं, 3 ऑपरेशन में एक साथ लगा सकता हूँ, लेकिन चारों नहीं लगाएंगे हम एक साथ, ये ध्यान रख लेंगे। और 2 अगर आप लोग एक साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं, 2 ऑपरेशन अगर आप लोग एक साथ लगा रहे हैं तो R1 = R1 - R2, R2 = R2 - R1, ये आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम ही है, अलग नहीं है। R1 - R2, R2 - R1, ये तो सेम ही हो गया। तो अगर 2 ऑपरेशन आप लोग एक साथ लगा रहे हैं, R1 - R2, R2 - R3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन में हमारे पास जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास 4th प्रॉपर्टी है। 5th प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, अगर हम कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड विद -1। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग कोई 2 रो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले आ रही थी उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे -33 आ रही थी तो +33 हो जाएगी, कोई भी 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करने के बाद। जैसे मान लिया कि मैंने इसके अंदर, इस वाले के अंदर C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया, ये इंटरचेंज के लिए लगता है सिंबल। C1 की जगह C2 लिख दिया, C2 की जगह पे C1 लिख दिया, तो मेरे पास आ जाएगा ये -4 1 6 2 3 7 3 2 1, अगेन एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं तो वही तरीका, -4 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट।
जैसा कि बताया था। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो आएगा 3 - 14। इसके लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे तो आएगा 1 - 12। इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो आएगा 7 - 18। ये आएगा मेरे पास -11 + 44। ये वाली वैल्यू हो जाएगी +22 और ये मेरे पास आ जाएगा -33। तो ये चेक करते हो तो -11 33। तो जो पहले वैल्यू -33 आ रही थी, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करने की वजह से ये हमारे पास +33 आ गई है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड विद -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, हर एक इंटरचेंज के लिए आएगा ये फ़र्क। अगर इसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे चेंज कर दे फर्दर तो फिर एक और बार फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट में कोई एक रो और या कॉलम डबल है, कोई एक रो या एक कॉलम डबल है, जैसे ये C1 मेरे पास डबल है, तो हम इसको ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस अल्फ़ा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डबल है, मान लो ये भी डबल है, तो हम किसी एक को ही ब्रेक कर पाएंगे। अगर ये भी डबल होती है और मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो इनको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर ये भी सारी डबल है तो हम दो ऐड नहीं होती है हमारे पास। मतलब हमने क्या करना है इसको, जैसे ये वाली भी डबल होती है तो एक को ही हम एक बार में ब्रेक कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 6 है। रिजल्ट दोनों का सेम रहने वाला है। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है मेरे पास कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स A है ऑफ ऑर्डर n/n, एक मैट्रिक्स B है ऑफ सेम ऑर्डर n/n, तो इनको पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल लें, या इनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल दें A और B का, तो दोनों साइड से रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। ये टोटल कुल मिला के हमारे पास 7 प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की।